चैप्टर 3 सीक्रेट बिलियनियर वाइफ। एक बाप और बेटे के बीच खड़ी इस नफरत की दीवार को अब तक आप लोग समझ ही चुके हैं। तो वही आप लोग कहानी के कुछ मुख्य किरदारों से भी मिल चुके हैं। तो बढ़ते हैं कहानी में आगे। उस एक्सीडेंट के बाद अबीर वापस से रंधावा मैंशन आ चुका था। गुस्से से अपने हाथ में पकड़े बैग को सोफे पर फेंकते हुए खुद भी उस पर बैठ गया। इस वक्त भी अबीर की आंखों में गुस्सा था। औरा का चेहरा, उसका थप्पड़ मारना, अबीर को गुस्से से घूरना, सब कुछ अबीर के आंखों के सामने घूम रहा था, जिसे सोचते हुए अबीर पूरी तरह से खिजलाया हुआ सोफे को बस अपने मुक्कों से मार रहा था। तभी उसकी कानों में एक आवाज गूंजी, अबीर बच्चा, आप कब आए? आज तो कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपका एग्जाम था, इतनी जल्दी आ गए? एग्जाम पोस्टपोन हो गया क्या? पीछे से आती हुई सुमित्रा रंधावा ने कहा और अबीर के पास ही सोफे पर बैठते हुए उसके सिर में अपनी उंगलियां घुमाने लगी। लेकिन अबीर, जो औरा की वजह से इस वक्त काफी उखड़ा हुआ नजर आ रहा था, गुस्से में अपनी जगह से खड़ा हुआ और गुस्से से भरी नजर से ही सुमित्रा रंधावा के तरफ देखते हुए अपने रूम के तरफ बढ़ गया। अबीर को अचानक से इस तरह गुस्से में जाते हुए देख सुमित्रा रंधावा ने अपनी चुटकियों को बजाते हुए कहा, अबीर के साथ जो ड्राइवर गया था उसे लेकर आओ। सुमित्रा रंधावा का अभी इतना कहना था कि वहां मौजूद एक नौकर काफी फुर्ती दिखाते हुए वहां से बाहर निकला और पल भर में भी अपने साथ एक ड्राइवर को लेकर हाजिर हो गया, जिसे देखते ही सुमित्रा रंधावा कुछ कहती, उससे पहले ही वह ड्राइवर अपनी नज़रों को नीचे झुकाते हुए सारा हाल कह सुनाया। जैसे उस नौकर ने बाहर जाते ही उस ड्राइवर को बता दिया था कि उसे मेंशन के अंदर अचानक से क्यों बुलाया गया है। तो वही उस ड्राइवर की बातों को सुनते ही सुमित्रा रंधावा की भौहें तन चुकी थी। चेहरे पर हल्के गुस्से की लकीरें साफ नजर आ रही थी। वो लड़की कौन थी? माफ कीजिएगा मालकिन, पहनावे से कोई मामूली घर की लड़की नजर आ रही थी, जैसे वो सामानों की डिलीवरी का काम करती हो। ड्राइवर ने अपने सिर नीचे झुकाए ही कहा, लेकिन उसकी बातों को सुनकर इस बार सुमित्रा रंधावा थोड़ी कड़क आवाज में उसे डपटते हुए बोली, एक मामूली सी लड़की जिसकी औकात हमारे सामने खड़े होने तक की नहीं थी, उसने मेरे बेटे पर हाथ उठाने की जुर्रत की और तुम वहां खड़े खड़े बस तमाशा देख रहे थे। उद्धरण चिन्ह। मालकिन, ऐसी बात नहीं है। वो, इसके आगे ड्राइवर कुछ नहीं बोल पाया था। आज से रंधावा मेंशन में तुम नजर नहीं आओगे, इस बात का ध्यान रहे। इतना कहते हुए सुमित्रा रंधावा ने अपनी नजरें फेर ली, जिसे सुनते ही उस ड्राइवर ने अपने हाथ जोड़ लिए ये कहते हुए कि मालकिन, 3 महीने बाद बिटिया की शादी है। ये नौकरी चली जाएगी तो बिटिया की शादी कैसे होगी? हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इज्जत? तुम लोग की औकात भी है? जिसकी कोई औकात ही नहीं, उसकी इज्जत मिट्टी में कैसे मिल सकती है? इतना कहते हुए सुमित्रा रंधावा ने एक जोरदार ठहाका लगाया, लेकिन उनके सामने खड़ा ड्राइवर, जिसकी आंखें आंसुओं से भर आई थी, होंठ कांप रहे थे, अभी भी वह अपने दोनों हाथ जोड़े सुमित्रा रंधावा के सामने कलप रहा था। लेकिन तभी अपने ठहाकों पर ब्रेक लगाते हुए सुमित्रा रंधावा ने सामने खड़े ड्राइवर को एक तिरस्कार भरी नजरों से देखा और वापस से अपने मुंह को फेरते हुए बोली, तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट है। 2 मिनट के अंदर यहाँ से, इस मेंशन के छाये से भी दूर हो जाओ, वरना धक्के मारकर भी बाहर रोड पर फेंकवा सकती हूँ। सुमित्रा रंधावा के इन बातों को सुनते ही वह ड्राइवर अभी भी अपने हाथों को जोड़े, लेकिन अपने कदम को मेंशन के बाहर जाने वाले रास्ते के तरफ बढ़ा दिया था। आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे थे। अपनी आंखों के सामने विक्टर की जान से प्यारी स्कूटी को धुआं होता देख औरा रोड पर ही बैठ चुकी थी। आंखों से आंसू छलक पड़े थे, लेकिन उन आंखों में एक गुस्सा भी नजर आ रहा था,
जो शायद अबीर के लिए था। जहां अपने मेंशन के रूम में अबीर शीशे के सामने अपने गालों पर हाथ रखे खड़ा था। इस वक्त गुस्से में सिर्फ वही नहीं उफन रहा था, उसके साथ साथ औरा भी इस वक्त काफी गुस्से में नजर आ रही थी। इस वक्त दोनों की आंखों में एक दूसरे को जान से मार देने तक की चाह थी। कभी कभी किस्मत भी अजीब खेल खेलती है, जिनकी हथेलियों में साथ रहने की लकीरें होती हैं। कभी कभी उन्हीं के साथ पहली मुलाकात काफी कड़वी हो जाती है, जिसकी वजह से वह साथ रहना तो दूर, एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते। तो यहाँ सिर्फ वक्त ही बता सकता है कि उनकी दूसरी मुलाकात, आने वाला उनका साथ, उनके रिश्ते को किस मोड़ पर लेकर जाएगा, या फिर क्या कभी उनके बीच भी एक रिश्ता बन पाएगा। रंधावा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज जेपी यानी कि जयप्रकाश रंधावा अपनी चेयर पर बैठे थोड़े परेशान व गुस्से में नजर आ रहे थे। सामने उनके ही उम्र का लगभग 50 वर्ष का एक व्यक्ति अपने दोनों हाथों को बांधे खड़ा था। सुभाष, ध्यान रहे, इन 2 दिनों में उस युग रंधावा को शादी के लिए कोई भी लड़की नहीं मिलनी चाहिए। हमारे 2 आदमियों को उसके ऊपर नजर रखने के लिए लगा दो। किसी भी लड़की से वह इन 2 दिनों में मिले या उससे बात करे, मुझे तुरंत आकर इन्फॉर्म करो। डोंट वरी सर, ऐसा ही होगा, सामने खड़े जेपी रंधावा के असिस्टेंट यानी कि सुभाष ने कहा, और केबिन से बाहर निकल गया। जिसके जाते ही जेपी रंधावा का अंदर दबा हुआ गुस्सा फूट पड़ा था। टेबल पर रखे फाइल्स के साथ पेपर वेट और बाकी सामान को नीचे फर्श पर फेंकते हुए चिंख उठा। पिताजी, ये आपने ठीक नहीं किया। मेरी मेहनत का बंटवारा, वो भी उस घमंडी युग रंधावा के साथ। अरे, जब वो मेरा बेटा, मेरा खून ही नहीं है तो मैं उसे किस बात का हिस्सा दूं? उसकी माँ ने मेरे साथ मक्कारी की और उसे आप मेरे गले मरने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसों को तो उसकी माँ के पास ही भेज देना चाहिए। डार्लिंग, आपकी बात बिल्कुल सही है। जेपी रंधावा के कानों में एक आवाज गूंजी, जिसे सुनते ही उसने नजरें ऊपर उठाई। सामने अपनी पत्नी सुमित्रा को देख खुद पर काबू करते हुए बोले, तुम यहाँ। मुझे मालूम था कि इस वक्त आप टेंशन में होंगे, और देखिए, मेरा अंदाजा भी सही निकला। इतना कहते हुए सुमित्रा रंधावा आगे बढ़ी और जेपी रंधावा के चेयर के पास ही खड़ी होते हुए आगे कहा, आप फिक्र मत कीजिए, मैंने इस काम के लिए पुखराज को पहले से ही लगा दिया है। उस लड़के को रंधावा की प्रॉपर्टी से एक फूटी कौड़ी भी नसीब नहीं होगी। इस टेंशन को आप मेरे लिए छोड़ दीजिए। फिलहाल आप उस लड़के पर ध्यान दीजिए, उसके प्रोजेक्ट स्टैंडा पर ध्यान दीजिए, जैसे वो हमारा प्रोजेक्ट्स हमसे छीन रहा है। अब से आप ये कोशिश कीजिए कि हमारे प्रोजेक्ट्स की जगह हम उसके प्रोजेक्ट्स छीनने की कोशिश करें। पुखराज की उम्र लगभग 42-43 वर्ष रही होगी। सुमित्रा रंधावा का भाई, जो सुमित्रा और उनकी फैमिली के साथ ही रंधावा मेंशन में रहने के साथ साथ सुमित्रा के सभी अच्छे बुरे कामों में उसका साथ भी देता था। वही पुखराज के रिकॉर्ड भी अच्छे नहीं थे। अपनी ही बीवी के मर्डर का उसके ऊपर चार्जशीट फाइल था, लेकिन सुमित्रा रंधावा ने अपने पैसों के बल पर उसे रिहा करवा दिया था। तब से पुखराज, सुमित्रा रंधावा का भाई कम उसका बॉडीगार्ड, उसके इशारों पर सभी बुरे कामों को अंजाम देने वाला एक सीरियल किलर बन चुका था। सुमित्रा के कहने पर उसने अब तक ना जाने कितनों को इस दुनिया से लापता तक कर चुका था। बहना, बिल्कुल सही कह रही है जीजा जी। उद्धरण चिन्ह। अपने दोनों हाथों को पैंट के डाले सुमित्रा की बातों का जवाब देते हुए पुखराज ने कहा, जो ऑफिस के गेट के पास ही खड़ा था। एक कलरफुल भड़कीले रंग के शर्ट, साथ में ब्लैक पैंट, माथे पर एक लाल टिका, आंखों पर शेड्स चढ़ाए हुए। अरे पुखराज, आओ आओ, अभी तुम्हारे जीजा जी से तुम्हारे बारे में ही बात कर रही थी। जीजा जी, आप बेफिक्र रहिए, मैंने पता किया है, उस चूजे की एक गर्लफ्रेंड है। क्या नाम है उसका?
दिमाग पर जोर देते हुए कुछ सोचने की एक्टिंग करते हुए। हाँ, याद आया, नूपुर सोलंकी, उसी के भरोसे वो इतना उड़ रहा था और इसलिए ही आपको 2 दिन के अंदर शादी करने की धमकी देकर गया है, अंदर आते हुए पुखराज ने कहा। वॉट? पुखराज की बातों को सुनते ही जेपी रंधावा चौंक गए थे, लेकिन तभी पुखराज अपनी बातों को जारी रखते हुए आगे बोला। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैंने सारा बंदोबस्त कर दिया है, वो लड़की इस शादी से इनकार कर देगी। पुखराज के इन बातों को सुनकर सुमित्रा के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान फैल चुकी थी, जिसके साथ ही जेपी रंधावा के चेहरे पर भी अब शांति नजर आ रही थी। अपनी आंखों में आंसू लिए औरा इस वक्त अपने घर के सामने थी, लेकिन सामने अपनी मां के साथ साथ गुस्से से लाल होते विक्टर को खड़ा देख उसके कदम अपनी जगह पर ही ठिठक गए थे। तभी उसकी मां, जो इस वक्त गुस्से के साथ साथ थोड़ी घबराई हुई भी नजर आ रही थी, औरा को देखते ही उसकी तरफ बढ़ गई, साथ ही गुस्से में उसकी चोटियों को पकड़कर खींचते हुए बोली। औरा, कहाँ थी तुम? पहले तो तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता था और अब तुम चोरी भी करने लगी हो। इतना कहते हुए औरा की मां अब तक उसके गालों पर 2 थप्पड़ भी जड़ चुकी थी, लेकिन उनका चिल्लाना अभी भी जारी था। मैंने तुम्हें यही सिखाया था, जो तुम अब चोरी करने लगी, अपने बाप के साथ ही क्यों नहीं मर गई? उसके साथ ही चली गई होती तो कम से कम मुझे दूसरों के ताने ना सुनना पड़ता। इस तरह रोज के कीच कीच से मैं भी तंग आ चुकी हूँ। अम्मा, मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं? कुछ सुनने के लिए छोड़ा है तुमने? पहले बस मारपीट की शिकायतें आती थी, लेकिन अब चोरी की भी आने लगी। इतना कहते हुए औरा की मां अब तक उसे अनगिनत बार मार चुकी थी, तो वही औरा बस रोते हुए अपनी मां के थप्पड़ों से बचने की कोशिश कर रही थी। तभी विक्टर गुस्से में उनके पास आते हुए बोला, पहले इससे पूछिए कि मेरी स्कूटी कहाँ है? स्कूटी लेकर भागी थी, लेकिन पैदल क्यों आ रही है? विक्टर, वो तुम्हारी स्कूटी जल गई एक एक्सीडेंट में। अभी औरा ने इतना कहा ही था कि विक्टर की आंखें गुस्से में दहक उठी थी। वो कुछ कहता या करता, उससे पहले ही औरा की मां एक बार फिर से उसके ऊपर थप्पड़ों की बारिश करते हुए बोली। क्या कहा तुमने? स्कूटी जल गई, एक्सीडेंट हो गया। बंद करो अपना ये ड्रामा। तुम दोनों माँ बेटी को मैं अच्छे से जानती हूँ, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, ये बस तुम दोनों की चाल थी। जरूर तुम लोगों ने उस स्कूटी को अच्छे दामों में कहीं बेच दिया होगा। इस आवाज को सुनते ही औरा की मां के हाथ अपनी जगह पर ही रुक गए थे। पीछे देखा तो एक अधेड़ उम्र की औरत खड़ी थी, जो उनके घर की मकान मालकिन थी। तभी वो औरत भी उनके तरफ ही बढ़ते हुए आगे बोली, विक्टर, मेरी बात मानो तो इन माँ बेटी के खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर दो। जरूर इस बित्ते भर की लड़की ने तुम्हारी स्कूटी को बेच दिया होगा। इनके पास खाने के लिए अन्न नहीं है, 3 महीने से घर का किराया नहीं दिया है, अचानक से कहाँ से आएंगे इतने पैसे? इसलिए इस माँ बेटी ने मिलकर तुम्हारी स्कूटी को बेच दिया है। लेकिन उस औरत की इन बातों को सुनकर औरा और उसकी माँ पूरी तरह से चौंक गई थी। खुद पर इस तरह का इल्जाम लगता हुआ देख औरा की माँ को जैसे धक्का लगा हो। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन बिगड़ने लगे थे, हाथों की पकड़ सीने पर कस चुकी थी, कदम लड़खड़ाते हुए पीछे के तरफ बढ़ने लगे थे, जिन्हें इस हाल में देखते ही औरा हल्का चिंतते हुए अपनी माँ को पकड़ ली थी। लेकिन तभी उसकी माँ ने उसके हाथों को झटक दिया था। इस वक्त उनकी आंखों में औरा के लिए गुस्सा उतर आया था। चाहे कुछ भी कर, लेकिन उस स्कूटी को वापस लेकर आ, नहीं तो आज तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। अम्मा, आप ये क्या बोल रही हैं? अपनी माँ के सामने कलपते हुए औरा ने कहा। उनकी बातों को सुनकर उसके भी आंखों से आंसू छलक पड़े थे। वह अपनी माँ को समझाना चाहती थी कि आज जो भी हुआ है उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी।
सचमुच में विक्टर की स्कूटी जल गई है, जिसे वो कभी वापस नहीं ला सकती। लेकिन वह अपनी माँ को समझा पाती। उससे पहले ही उसकी माँ घर के अंदर चली गई। जिन्हें इस तरह जाते हुए देख विक्टर और वो औरत जिसने औरा और उसकी माँ को अपना घर किराए पर दिया था, गुस्से से चिंखते हुए बोले, पहले मेरी स्कूटी वापस करो, उसके बाद जहां मुंह छिपाना है जाकर छिपाओ। जब मैं 3 महीने से इनसे पैसे नहीं ले पाई, तो आज ये तुम्हारी स्कूटी कहाँ से लाकर देंगी? विक्टर, मेरी मानो तो इन माँ बेटी के खिलाफ अब पुलिस कंप्लेन कर ही देना चाहिए, उस लेडी ने कहा। तभी औरा, जो उनके पीछे ही खड़ी उनकी बातों को सुन रही थी, गुस्से से बिफर पड़ी थी। मेरी अम्मा से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों के कितने पैसे हैं? मैं लाकर देती हूँ तुम्हारे पैसे। बताओ कितने पैसे हैं? लेकिन अब किसी ने मेरी अम्मा को कुछ भी कहने की जुर्रत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो वही वह औरत औरा की बातों पर तंज कसते हुए बोली, देख लो विक्टर, अब ये बित्ता भर की लड़की हमें आंखें दिखा रही है। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। सुन लड़की, अगर तेरे अंदर इतना ही गुरूर है तो मेरे इन हाथों में 3 महीने का बकाया किराया और अगले महीने का एडवांस रख दे। नहीं तो ये आंखें जाकर किसी और को दिखाना। मिल जाएंगे तुम्हारे सारे पैसे, लेकिन तब तक मेरी अम्मा को कोई एक शब्द नहीं कहेगा। नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक बार फिर से गुस्से से चिंखते हुए औरा ने कहा, ठीक है, मुझे भी तुम लोगों के मुंह लगने का कोई शौक नहीं है। इस हाथ पर पूरे 40,000 रख दो, फिर तुम अपने रास्ते और मैं अपने, और मेरे पूरे 1 लाख। नहीं तो कल तुम माँ बेटी जेल की हवा खाने को तैयार रहना। उस औरत के साथ साथ गुस्से में विक्टर ने कहा, और वहां से चला गया। जिसके जाते ही उस औरत ने भी औरा के तरफ चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान लिए हुए देखा, जैसे वो औरा की हालत पर हंस रही हो, क्योंकि ये बात वो औरत अच्छे से समझती थी कि औरा के हालात कैसे हैं। वो कल तक 1,40,000 रुपये किसी कीमत पर नहीं ला सकती। तो वही इस वक्त औरा की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, लेकिन उन आंखों में गुस्सा भी था। एक तरफ उसकी माँ भी उससे मुंह फेर कर जा चुकी थी। उनकी तबीयत भी कुछ खास ठीक नहीं थी। तो वही उस औरत और विक्टर का इस तरह अपने पैसे मांगना। इन सब बातों को सोचते हुए औरा पास ही रोड के किनारे एक पत्थर पर बैठ गई। अभी वो पूरी तरह से 19 साल की भी नहीं हुई थी। साथ ही अभी बस उसने अपना स्कूल खत्म किया था। ऐसे में उसे जॉब कौन देगा अगर वो विक्टर के जैसे ही किसी स्टोर पर काम करेगी? तब भी वह इतने पैसे नहीं ला पाएगी। इतना सब सोचते हुए उसकी आंखें छलक पड़ी थी, लेकिन कुछ सोचते हुए वह खड़ी हुई और आसपास की जगहों पर अपने लिए काम ढूंढने लगी, ताकि उसे कुछ पैसे मिल सके। लेकिन सुबह से शाम हो चुका था और उसे अभी तक कोई भी काम नहीं मिल पाया था। सुबह से बिना कुछ खाए वो बस अपने लिए काम ढूंढ रही थी, जहां काम ना मिलने के साथ साथ अब उसके पेट में चूहे भी उधम मचाने लगे थे, जिसकी वजह से वह वापस घर लौटने में ही अपनी भलाई समझने लगी थी। अभी वह अपने घर जाने वाले रास्ते पर आगे बढ़ी ही थी कि तभी उसकी नज़र एक लड़की पर गई, जो उसके पड़ोस में ही रहती थी। उसने देखा कि उस लड़की को एक लड़का जबरदस्ती खींचते हुए कहीं लेकर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह लड़की उसे बार बार मना करते हुए बस एक ही बात कह रही थी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज तुम किसी दूसरे को देख लो, मैं कल से काम पर वापस आ जाऊंगी। लेकिन अगर आज तुम नहीं आई तो हमारा कितना नुकसान हो जाएगा। और बॉस को तुम अच्छे से जानती हो, वो अपना नुकसान कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बस 1 घंटे की बात है, फिर तुम वापस आ सकती हो। उस लड़की से मिन्नतें करते हुए उस लड़के ने कहा, लेकिन तुम मेरी भी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करो। रोज तो मैं अपना काम करती ही थी, बस आज एक दिन की ही तो छुट्टी मांग रही हूँ।
इस बार उस लड़की के चेहरे पर एक झुंझलाहट साफ नजर आ रही थी। उस लड़के और लड़की की बातों को औरा उनसे थोड़ी ही दूरी पर खड़ी सुन रही थी। तभी औरा को याद आया कि उसके सामने खड़ी वो लड़की, जो उम्र में उससे काफी बड़ी थी, वो कोई जॉब भी करती है और उसके लिए उसे काफी पैसे भी मिलते हैं। क्योंकि जिस तरह से उस लड़की के रहन सहन थे, उससे साफ जाहिर होता था कि उसके जॉब में उसे काफी ज्यादा पैसे मिलते हैं। लेकिन आज वो अपने काम पर नहीं जाना चाहती थी, जबकि आज उसका जाना काफी जरूरी था। तभी कुछ सोचते हुए औरा उनके करीब जाते हुए बोली, क्या इसकी जगह मैं चल सकती हूँ? मुझे सारे काम आते हैं। दूध से लेकर ग्रोसरी तक मैं हर सामान की डिलीवरी कर सकती हूँ। बस आप काम बताओ, लेकिन मुझे पैसे ज्यादा चाहिए। सामने औरा को खड़ा देख वह दोनों लड़का और लड़की हक्के बक्के रह गए थे। लेकिन जब उन्होंने औरा की बातों पर गौर किया तो इशारों में ही वह आपस में कुछ बात करते हुए मुस्कुराने भी लगे। तभी उस लड़के ने कहा, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? उस चुड़ैल के 40,000 और विक्टर के 1 लाख, मतलब पूरा मिलाकर हुआ 40,000 1 लाख। अपनी 10 उंगलियों पर गिनते हुए औरा उस लड़के के तरफ देखते हुए बोली, मुझे 40,000 1 लाख रुपये चाहिए। मैं पूरी रात काम करूंगी, तो क्या मुझे इतने पैसे मिल जाएंगे? औरा का इस तरह से पैसे गिनते हुए मांगना इस बात का इशारा कर रहा था कि वह 12वीं पास तो हो चुकी थी, लेकिन उसका मैथ्स काफी कमजोर था। तभी वह 1,40,000 रुपये को 40,000 1 लाख रुपये बोल रही थी। साथ ही उसकी बातों से ये भी आइडिया लग रहा था कि शायद उसे ये भी नहीं मालूम कि 1,40,000 वास्तव में होते कितने हैं। जहां उसके इस बात को सुनकर उस लड़के के चेहरे पर एक मक्कारी के भाव झलकने लगे थे। अपने पास ही खड़ी उस लड़की को देख अपनी एक आंख दबाते हुए बोला, मिल जाएंगे, तुम्हें जितने पैसे चाहिए उतने सारे मिल जाएंगे। जिसे सुनते ही औरा के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी। उसे लगा कि आज रात वो मेहनत करके कल सुबह सबके पैसे वापस कर देगी, ताकि कल से उसकी मां को लोगों के ताने ना सुनना पड़े। लेकिन इस वक्त वह इस बात से अनजान थी कि उसने खुद को कितनी बड़ी मुसीबत में फंसा दिया है, जहां से उसका बचना सिर्फ मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। तो दोस्तों, क्या होने वाला है कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट बिलियनियर वाइफ।